नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा अशर यासर जो है मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने आज जो है ख़वातीन में गैस सिलेंडर्स जो है उसकी तकसीम के दौरान तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वालों को उत्तर प्रदेश में कोई मौका नहीं फराहम किया जाएगा। अराजकता एक हिंदी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका मतलब ये कि इंतशार फैलाने वालों को के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। वो तमाम त्योहारों का, ईदों का वो दिल से एहतराम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, मगर कोई अगर तशद्दुद बर्पा करता है। वो दिवाली के हवाले से ये बात कह रहे थे कि आने वाला त्यौहार जो दिवाली का है, इस मौके पर उत्तर प्रदेश में किसी भी किस्म का इंतशार वो नहीं चाहते और जो इंतशार करेंगे उन्हें जेलों में बंद कर देंगे। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी हाँ सर। हाँ सर, जिस तरह हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानों में ये बात कहते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश की, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको तोड़ने की कोशिश की, नज़्म व नस्क को ख़राब करने या अमन को ख़राब करने, मुतासिर करने, तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। लेकिन वहीं जब आप देखिए कि एक बहुसंख्यक आबादी जो है, जो यहाँ का जो है हिंदू है, अगर खुले लफ्ज़ों में बोले हम, अक्सरियत बिल्कुल, तो वो अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अगर यहाँ पे माइनॉरिटी का कोई बंदा ऐसा कर देता है तो उन पे आप लाठी चार्ज कर देते हैं। अभी हम जिस तरह हमने देखा बरेली में जो चीज़ें हुई हैं, उसमें आपने पुलिस को पहले से रेडी करके रखा, तुम्हें वहाँ जाके लाठी चार्ज करना है, ठीक है। वही चीज़ जब हम देखते हैं कि एक मज़ार को तोड़ने की हुई थी, मज़ार को तोड़ा गया था, वहाँ पे आप देखिए कि पुलिस जो है सिर्फ देखती रही थी, उनके साथ साथ गई थी और उसके बाद उन्होंने कुछ भी उस तरह का लाठीचार्ज नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम ऐसा करेंगे तो अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो गलत हैं, लेकिन उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। यकीनन हम देख सकते हैं कि मतलब 2017 के बाद से मुसलसिल जब भी दशहरा, दिवाली या फिर रामनवमी या हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं, और हमने देखा है कि कासगंज से लेकर जो है अब हालिया दिनों में जो बरेली में वाक़यात पेश आए हैं, वो तमाम वाक़यात में जहाँ पर भी अगर हम देखें तो अक़लियती बरादरी को निशाना बनाया गया है। मुनज़्ज़म तरीक़े से माइनॉरिटीज़ को उत्तर प्रदेश में मुसलसिल निशाना बनाया जा रहा है। मसाजिद के सामने खड़े होकर बड़े लाउड स्पीकर से गाने लगाना और इश्तियाल अंगेज़ नारे देना, ये काम पहले किया जाता है। उसके बाद फिर कहीं से एक आधा पत्थर आ जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर झगड़े की नवीयत आ जाती है और वहाँ पे इंतशार होता है। उसके बाद जो है पुलिस की कार्रवाई जो शुरू होती है, एक तो ये कि लोगों को मतलब मुकदमात दर्ज, नामालूम हज़ारों सैकड़ों लोगों के, नामालूम लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का अमल आता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। गिरफ्तारियां ना सिर्फ गिरफ्तारियां की जाती हैं बल्कि उनके दुकानों और मकानात दोनों को निशाना बनाया जाता है बुलडोज़र इंसाफ के नाम पर। तो ये तमाम चीज़ें जो है, योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो रियासत में अमन चाहते हैं, अमन को दरहम भरम करने वाले किसी भी शरपसंद को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब उनकी नाक के नीचे ही ये तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी वो उस पर कार्रवाई करने से कासिर है। मैं आपको एक वो बताता हूँ कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि गोरखपुर से आते हैं, और गोरखपुर में वो ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे बीजेपी का बंदा 20 साल से चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है वो। जी। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी। अभी रोड हमारे घर तक नहीं पहुंचा है, कच्चा रास्ता है, बारिश हो जाती, परेशानी होती, लेकिन लोग उससे वोट दे रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी बात इलेक्शन में आके कहता है, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखिए माइनॉरिटी बहुत कम है और उस तरह से काम किया जाए। माइनॉरिटी जो है वो वहाँ वाकई माइनॉरिटी में है जी। अब बहुत कम मुस्लिम्स वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे जो लोग हैं वो उसी को वोट करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई और जीत गया तो शायद हम उस आज़ादी के साथ ना जी पाएँ। तो आप ये भी देखिए कि एक तरफ ये है कि अब जैसे हम साउथ के जब इसमें आते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा जाता है और लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की खासकर अगर हिंदी बेल्ट की बात की जाए तो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वोट तो मांगा जाता है, लेकिन ना वो वोट देने वाले बाद में उनसे सवाल करते हैं,
ना वो वोट लेने वाले बाद में डेवलपमेंट पे कोई आपको जवाब देते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न ये कि हिंदी बेल्ट जो है उसमें अब ये चीज़ें भर गई हैं कि आप सनातन के नाम पे, आप धर्म के नाम पे इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। और जिस तरह अभी आपने बोला कि जब भी कोई भी उनका त्यौहार होता है तो मस्जिद के सामने जा कर के वहाँ पे उल्टे सीधे गाने बजाने, उल्टे सीधे नारे लगाना, यहाँ तक कि मस्जिद पे चढ़ के भगवा झंडा तक फहराया गया है। ये भी चीज़ें आम हैं, ये भी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड की गई हैं। उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बाबा नहीं चाहते कोई कार्रवाई हो। अभी एक दलित को मारा जाता है, उस दलित को मारने वाले ये कहते हैं बोलो यहाँ पे बाबा की सरकार है, वो कहता है कि राहुल गांधी जिंदाबाद, तो उसको जान से मार दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा बताते हैं, जो कि खुद जो है इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो ये बयान देते हैं कि ये हरकत बहुत गंदी है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के अभी तक कोई भी पता नहीं चला। यकीनन देखिए, कार्रवाई का तो ऐलान किया जाता है, बहुत सारे वाक़यात इससे पहले भी रौनुमा हुए हैं। दलित लड़कियों की अस्मत रेज़ी का मामला हो, दलितों के साथ मारपीट का मामला हो, या फिर अक़लियतों को जुल्म व जबर और तशद्दुद का निशाना बनाने की बातें हो, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात रौनुमा हुए हैं। और जो ऐलान किया गया है कि कार्रवाई होगी, वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ कागज़ी और ऐलान तक रही। हकीकत में जो अमली तौर पर जो कार्रवाइयाँ होना है कभी भी नहीं हुई। मगर यहाँ पर अहम सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश जो है वो आइन के मुताबिक चल रहा है, इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक चल रहा है? क्या जो उसकी उत्तर प्रदेश का जो मौक़िफ़ है, क्या वो जमहूरी रियासत के तौर पर काम कर रहा है? ये तमाम चीज़ें सवाल निकल कर आते हैं। ये सवालात इसलिए निकल कर आते हैं क्योंकि जब ऐलान करते हैं चीफ मिनिस्टर वहाँ के, तो वो ऐलानात तमाम के लिए होते हैं, मगर वो अमली मैदान में जब वो कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो कार्रवाइयाँ जो है वो जानिबदाराना होती है। देखिए, आइन में कहीं बुलडोजर एक्शन लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं है। आइन में इनकाउंटर लिखा हुआ है? आइन में इनकाउंटर अगर बात की जाए तो हर तरह से कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। अभी आप देखिए, 2-3 साल पहले की बात है, रमज़ान में एक यूपी के बड़े, उनको वो कहा जाता है एमपी भी रह चुके हैं, उन 2 भाइयों को गोली मार दी गई। जी, याद है आपको? अतीक अहमद और उनके भाई को गोली मारी गई। उसके बाद इसलिए भी अतीक अहमद का नाम लेने से हम गुरेज नहीं करेंगे, खौफ नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके इंतकाल के हालिया दिनों में जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो अतीक अहमद को बहैसियत सांसद जो है, रुकने पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ने खिराज अकीदत पेश किया। बिल्कुल। तो उनको जिन लोगों ने गोली मारी, उन्होंने जेसार का नारा लगाया, और उसके बाद आज वो कहाँ है कुछ पता नहीं है जी। उनको किस लिए गोली मारी गई, गोली मारने में यूपी सरकार का या पुलिस का कितना योगदान था, उसमें कितना पार्टिसिपेट किया था दोनों ने? क्योंकि आप एक सुरक्षा घेरे में चल रहे हैं और उसके बीच में 2 लोग आते हैं, वो भी बिल्कुल छोटे और बिल्कुल ट्रेंड लोग आते हैं, वो आपको गोली मारते हैं, दोनों भाइयों को, दोनों भाई वहीं मर जाते हैं। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि वो तो थे ही ऐसे, जैसा किया वैसा उनके साथ किया गया। लेकिन क्यों किया गया? इसका मतलब आपकी जो पुलिस है उत्तर प्रदेश में, वो भी उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अगर वहीं पे कोई और होता तो शायद वो चीज़ें चेंज होती। अभी तक कोई भी उनके बारे में पता नहीं चला। जब अब बात आती है मुसलमानों की, तो वहाँ पे हमेशा ये चीज़ें रहती हैं कि योगी आदित्यनाथ का खुद कहना ये रहता है कि यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी, खासकर जो समाजवादी पार्टी है, वो लोगों के जहनों में ऐसी चीज़ें भरती है कि योगी आदित्यनाथ खराब है, लेकिन मैं खराब नहीं हूँ। आप खराब नहीं हैं, उसके बाद आप जो हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, आप ऐसी बातें कह जाते हैं जो एक चीफ मिनिस्टर के नाते आपको नहीं कहनी चाहिए। आपका एक दायरा होता है, आपने वो दायरा बना के रखा ही नहीं है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी में भी वो दायरा नहीं। देश के प्रधानमंत्री भी कई ऐसे बयानात दे देते हैं, बेलगाम बयानात होते हैं, जो गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर मुश्तमिल उनके बयानात होते हैं। उनसे न सिर्फ जो है एक मखसूस तबके की दिलाजारी होती है, बल्कि उनके अंदर ये एहसास पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वो इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी बनाए जा रहे हैं। दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का, जहाँ तक अतीक अहमद का जिक्र आपने छेड़ा है कि उनको, अतीक अहमद और उनके भाई को ऑन कैमरा गोली मारी गई,
और ये देखिए वो जो ऐसा पूरा जो वाकया रोनुमा हुआ है, पेश आया है, उसमें एक चीज तो ये वाजे तौर पर नजर आई कि पुलिस वहां पे जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई थी। ऐसी इस तरीके से खामोश तमाशाई बनी हुई थी कि पुलिस को ऊपर से अहकामात आ गए थे, ऐसा वाकया होगा, कुछ लोग आएंगे, गोली मारेंगे, ऑन कैमरा गोली मारेंगे, तुमको कार्रवाई के तौर पर उन्हें गिरफ्तार करना है। यही काम पूरा एक स्क्रिप्टेड जो वाकया होता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक वो काम हुआ है। मेरी दानिश में ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में जिन मतलब अकलियतों का एक बड़ा मौक़िफ़ है वहां पर, और अकलियतें जो है खासतौर पर मुस्लिम कायदीन जो है, हम अगर देखेंगे, आप आजम खान को देख लें। आजम खान को उनका 5 साल जो है जिंदगी के उम्र के इस हिस्से में उन्हें जेल में गुजारने पड़े, और महज उन पर ये इल्जामात लगाए गए कि उन्होंने बकरी चोरी की, भैंस चोरी की, कुत्ता चोरी किया, किताबें चोरी की। इस तरीके के इल्जामात के तहत उन्हें 5 साल जेल में बंद रखा गया। अतीक अहमद की हम बात ले लें, मुख्तार अंसारी की हम बात ले लें, तो ये जो सिलसिला है, जो बड़े नाम है उत्तर प्रदेश के, मुस्लिम नाम है, उन्हें दबाने का एक मुनज़्ज़म तरीके से योगी आदित्यनाथ बहैसियत चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने जायजा जब लिया उत्तर प्रदेश का, तो ये काम उन्होंने किया। इसी तरह का जो रिकॉर्ड है, इसी तरीके का एक तमसील आपको मिलती है, वो तमसील गुजरात में भी मिलती है हमें। गुजरात के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जब एक हिंदुत्वा लीडर के तौर पर, अपनी एक दूसरे लीडर के तौर पर अपनी शनाख्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम कामों को अंजाम दिया है। इस तरीके के वाक़ये से ऐसा ही लग रहा है। देखिए, एक चीज़ ऐसी है कि जो मुस्लिम बाहुल्य आबादी है उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये चीज़ें शुरू हुई संभल से। संभल में जब चीज़ें पूरी गड़बड़ कर दी गई तो ये चीज़ें शुरू हुई फिर बरेली में। बरेली में अभी हाल ही में घटना हुई ना, वो 26 सितंबर को जब लाठीचार्ज किया गया। अशर, आप भूल रहे हैं तिरंगा यात्रा, ये तमाम चीज़ों की शुरुआत जो है वो कासगंज से हुई है। कासगंज में तिरंगा यात्रा के नाम पर कासगंज में जो मासूम मुस्लिम नौजवानों की हलाकतें पेश आई, वो वाकया दिल दहला देने वाला है। दिल को दहला देने वाला वाकया है वो। लेकिन जो मुस्लिम बहुल्य ज़्यादा इलाके में, उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले संभल में शुरू किया ना, ये मैं अभी हाल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ। संभल में शुरू किया, अब इन्होंने बरेली में शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेरठ में एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी ज़्यादा है, तो शायद ये चीज़ें वहाँ भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें पेश आने शुरू हो गई हैं, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने खुद एक मीटिंग की है और ये बोला कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जिसके बाद हम सब का जीना हराम हो जाए। तो आप ये भी देखिए कि लोग वहाँ के जो हैं वो खुद अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा काम नहीं होने देंगे यहाँ पे जिससे यहाँ की और लोगों के लिए परेशानियाँ पैदा होंगी। मेरठ में बहुत सारा काम होता है, मेरठ में बहुत जो है बिजनेस होते हैं, उन बिजनेसेस पे भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, आप जिस तरह बात कर रहे हैं तो हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान दौरे पे आए थे, उनका बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल किया गया था और काफ़ी सारे सवालात पैदा हुए जिसका जो है अभी तक गवर्नमेंट जवाब नहीं दे सकती। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बाहर आता है कि अगर इन लोगों से कोई हाथ मिलाता है तो वो भी उसी मेंटलिटी का कहलाया जाएगा। उसके बाद आप देखिए बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने उनसे हाथ मिलाया है, यहाँ तक कि विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर, तालिबानी ज़हनियत का उनका एक पुराना बयान था, वो बयान को लेकर उसके ऊपर आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की जो संसद है उसके सबसे एजेड इंसान बर्क साहब पे केस किया गया था जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उनकी बातें उस वक्त जो थी आज अगर देखने तो बिल्कुल मैच कर रही हैं वो, लेकिन उन पे केस किया जाता है और उसके बाद वही योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है वो उनका स्वागत करता है, उनका वेलकम करता है, उनको जो है देवबंद लेके जाता है, देवबंद में भी उनका अच्छे से वो होता है, उसके बाद फिर वो दिल्ली आते हैं। तो आप ये भी देखिए कि एक अगर आप किसी को आप ये देखिए कि एक टाइम ऐसा था कि हमारे जो दरबारी चैनल्स के लोग हैं वो बैठ करके तालिबान 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 की तरह करते थे और आज आप किस मुंह से सामने जा रहे हैं, फिर आज आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं दिया गया। लेकिन ये बात किसी खवातीन जो एंकर से उन्होंने नहीं की है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने की जो अपोजिशन में। हालांकि उसमें ये भी सवाल पैदा हुआ
कि अगर ये कहा गया था उनकी तरफ से कि कोई भी खवातीन रिपोर्टर यहाँ नहीं आएगी तो वहाँ के मेल रिपोर्टर्स को भी बैकआउट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। उसके बाद जब वो दोबारा आए और उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उन्होंने बोला कि खवातीन को भी लेके आइए। उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपने खवातीन को मना क्यों किया था, तो उन्होंने कहा मैंने मना ही नहीं किया था, अपनी तरफ से शायद सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया होगा। तालिबानी जहनियत, मानसिकता तालिबानी जहनियत बना के रखनी थी ना। बारहा जो योगी आदित्यनाथ हवाला देते आए हैं माजी में भी, तो उसी तालिबानी जहनियत को पेश नज़र रखते हुए हो सकता है कि मरकजी वजारत खारिजा ने वो इकदाम उठाया होगा। तो खैर उसके ऊपर तो वजाहतें हो गई। बाद में फिर अपोजिशन के दबाव के बाद खवातीन की एक तवील कतार, खवातीन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस से आमिर खान मुत्तकी और उनके मावनीन ने जो है वो मुखातिब भी किया, मीडिया से उन्होंने बात भी की। दरअसल ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, जो आज उन्होंने बयान दिया, वो बयान में और उनके अमली इक़दामात में बड़ा तजाद है। वो यकीनन 2017 से लेकर अब तक जो जितनी भी हुक्मरानी उनकी रही है, हुक्मरानी में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जानिबदारी का मुजाहरा किया है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को रियासत उत्तर प्रदेश में दूसरा दर्जे का शहरी बन होने का एहसास दिलाने की हर मुमकिन उन्होंने अपने अमल से कोशिश की है। देखते हैं कि भाई उसका अपोजिशन की जानिब से भी जो है, इसमें समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये दोनों जो रियासत की जो दो बड़ी अहम अपोजिशन जमातें हैं, इनका भी रोल जो है वो रोल मशकूक रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हुई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने खामोशी इख्तियार की है। तो यकीनन जितने कसूरवार योगी आदित्यनाथ है, उतने ही कसूरवार मायावती और अखिलेश यादव को भी हम यहाँ पर समझते हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के खिलाफ और यूपी पुलिस की सख्त सरजरिश की है। इसलिए सरजरिश की है कि गाँव ज़बिया एक्ट का गलत वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो गाँव रक्षकों को जो मामला थे उसका भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की सख्त अल्फाजों में सरजरिश की है। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये आप जिससे पहले खबर बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की दो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें एक समाजवादी पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी एक अपनी रैली की थी जिसमें मायावती ने खुद बीजेपी की तारीफ़ की है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायावती योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी हम कहते हैं कि मुसलमानों के साथ खड़ी है। अभी कल का एक इकरा हसन का वीडियो वायरल हुआ, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन होकर के एक बयान दे रही कि मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया। जब एक बंदे ने जो है इकरा हसन जो एमपी हैं उन पे एक गंदा सा वीडियो बना के पेश किया था, वो वीडियो वायरल किया था, उस दौरान किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब एक क्या बोलते हैं, मौलाना ने डिम्पल यादव के खिलाफ कुछ बोल दिया था तो उनको टीवी पे बीच प्रोग्राम में जाके मारा गया था, जो कि समाजवादी पार्टी वालों ने मारा था। तो आप ये देखिए कि मेंटलिटी कहाँ तक है। मेंटलिटी सबकी थोड़ी थोड़ी वही है, बट ये कि कोई खुल के बात कर रहा, कोई नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश की मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ चीज़ें देखी हैं। वहाँ पर आप ये देखिए कि इस वक्त आज़म खान आए हुए हैं। आज़म खान की फैमिली, आज़म खान ने खुद ये बयान दिया कि अखिलेश यादव मिलने आ रहे हैं, वो अकेले आए और अखिलेश यादव से सिर्फ मैं मिलूंगा। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे अकेले थे, मुझसे कोई भी मिलने तक नहीं आया ईद के दरमियान, ईद के टाइम में। तो आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि हम जो है आपकी पूरी फैमिली से मिलेंगे। दूसरी तरफ ये कि जिस तरह आपने अभी दूसरी बात किया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वो लगाया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जातियाँ कर रही है और उसको लेकर के पुलिस के साथ ही हमने देखा कि अभी अलीगढ़ में बकरीद के टाइम पे एक बंदे को मारा गया था। एक नहीं, मतलब कई ऐसे वाक़यात सामने आए थे। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारे जो जस्टिस हैं, जिनके ऊपर हिंदुस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है भरोसा करते हैं, तो उनको भी अपनी चीज़ें कभी कभी याद आती है। उसके बाद वो इस तरह के बयान देते हैं और जिस तरह से गौरक्षक अपने आप को पुलिस से भी बढ़कर समझ रहे हैं और पुलिस वहाँ पे बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, तमाशबीन बनी रहती है। तो वो भी अगर इस तरह के बात की गई है, इस तरह की डांट लगाई गई है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही है। लेकिन आपने एक और बयान दिया था, एक और बात कही थी अभी कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सोचने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ बयान नहीं देते हैं, वो इनडायरेक्टली आपको धमकी दे रहे होते हैं। जी,
यकीनन वो इनडायरेक्टली धमकी दे रहे होते हैं, ये हकीकत है। और हमने देखा भी है, और उनकी धमकियां, इसीलिए तो हम बारहा कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये भूल जाते हैं कि वो एक आईनी ओहदे पर फायज है। उन्होंने आइन पर हलफ उठाया है, तो उनकी नज़र में तमाम जो तबकात है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या बकरीद हो या त्यौहार, रमज़ान का त्यौहार हो, दिवाली हो या दशहरा हो, या फिर रामनवमी हो या जन्माष्टमी हो, या फिर हनुमान जयंती हो, तमाम ईद और त्यौहार जो है उनके लिए एक समान होनी चाहिए, उसमें एकसानियत उनके लिए होना चाहिए। तमाम का उनको अदब व एहतराम करना उनके लिए लाजमी है, क्योंकि उन्होंने आइनी ओहदे पर हलफ उठाया है, और वो जो जिस कुर्सी पर फायज है वो आइनी ओहदे पर वो फायज है। यहाँ पर बात ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सरजनिश आई है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मुकदमात, ये जो दफात है गाँव स्लाटर के, गाँव जबीहा के एक्ट के तहत जो दफात है, वो दफात पर, वो उन दफात के तहत दर्ज मुकदमात FIR की वजाहत रियासत के आला ओहदेदारों से उन्होंने तलब की है। और DGP और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को इस मामले में दोनों की सख्त सरजनिश करते हुए अदालत ने ये कहा है, उन्हें हिदायत दी है कि तमाम चीज़ों का, तमाम मुकदमात का, तमाम FIRs का वो खुद बगौर जायज़ा लें, और उसके ताल्लुक से, उसके मुताल्लिक जो रिव्यू है, जो जायज़े के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आती है, वो रिपोर्ट के साथ अदालत से रुजू हो। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो यही है सर कि हमारे यहाँ किसी को गौ रक्षा के नाम पे मारा जाता है, और या तो ये बोला जाता है कि उसके खाना, वो जो ले जा रहा था मीट, वो गाय का मीट था, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। फिर बाद में जब चीज़ें तहकीकात होती हैं तो उसमें पता चलता है कि वो तो किसी और चीज़ का मीट था। इन सब चीज़ों पे भी उत्तर प्रदेश के हालांकि अदालत ने यह भी कहा, रोका है। अगर रियासत जो है इस तरीके के वाकयात को रोक क्यों नहीं रही है, इसके लिए क्यों एहतियाती इकदाम नहीं उठा रही है, उसके ऊपर भी सरजनिश की है। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ये चीज़ें होंगी? बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ देखिए, मैं इससे पहले भी मैंने तस्करा किया था मेरे लाइव टीवी प्रोग्राम में, मैं मुमताज़ वकील कॉलिन गुंजाल्वेस, मैंने उनसे बात की थी। हालिया दिनों में वो हैदराबाद आए थे, तो जब उनसे मैं बात कर रहा था तमाम चीज़ों का उन पे हवाला देते हुए मैंने सवाल किया, तो उन्होंने यही कहा था, क्या आपको लगता है कि जो हुकूमतें ये जो अदालतों की जानिब से जो अहकाम जारी किए जा रहे हैं उनको कबूल करेंगी? यही सबसे बड़ा अलमिया है। कॉलिन गुंजाल्वेस सुप्रीम कोर्ट के एक मायनाज वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि यही सबसे बड़ा अलमिया है। सितम ज़रीफ़ी यही है कि अदालतें जो है अपना काम तो कर रही हैं, मगर रियासतों के पास जो है वो अदालतों की अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो रूल बनाया जा रहा है उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान जो नेम प्लेट वाला मामला सामने आया था, उसमें अदालत ने एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया था। बुलडोजर जस्टिस के ऊपर, बुलडोजर जस्टिस, वही में बी आर गवाई का जो बयान है, उन्होंने जो बयान दिया था कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वो नोटिस 15 दिन का वक्त वगैरह जो तमाम बातें हैं, वो तमाम बातों को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है, ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है। बिल्कुल किया जा रहा है। इसी तरह जिस तरह आपने बुलडोज़र का बताया, नेम प्लेट का मामला था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या ज़रूरत है, जिस पे कोर्ट ने बोला क्या ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक फरमान आता है कि सबको अपने दुकान के सामने एक नेम प्लेट लगानी चाहिए, ताकि हमारे जो भक्त यात्रा में जा रहे हैं उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हो रही। यहाँ तक की खबरें आई हैं कि ये जो कांवड़ यात्री थे, मैं सबको नहीं कहूँगा, बट कुछ ऐसे कांवड़ यात्री थे जो कि किसी दुकान पे गए, होटल पे गए खाना खाने के लिए, उन्होंने खाना खाया भरपेट, पैसे नहीं देने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इसमें जो है ये चीज़ें मिलाई गई हैं। लेकिन वहीं जब फूड सिक्योरिटी टीम आती, वो देखती है तो चीज़ें सब बाहर होती हैं। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ को हर एक पहलू से चीज़ों को देखना चाहिए। और जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ का कोर्ट है यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने जो पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनको जो चीज़ें कही हैं उसकी भी वो भी चीज़ें अमल में आनी चाहिए, ताकि एक जो खौफ बना हुआ है वो खौफ कम से कम ख़त्म हो सके। लेकिन ये अब योगी आदित्यनाथ पर निर्भर करता है कि वो इस ऑर्डर को किस तरह से अप्लाई करवाते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं जमहूरियत में जो है, क़ानून की बालादस्ती जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। क़ानून की बालादस्ती को अगर पामाल कर दिया जाए तो फिर ये आने वाले दिनों में जिस किस्म का इंतशार होगा
जिस किस्म का माहौल बनेगा, वो माहौल जो है इन कायदीन, खा वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर आरएसएस के मोहन भागवत हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, ये तमाम लोगों के हाथ से ये निकल जाएंगे हालात। वो ये खुद जब है वो मैदान पे उतरकर उन हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक ये जो हुकूमत का सरजनिश है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जैसा कि हमने कहा है कि यकीनन कानून की बालादस्ती को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। कानून के मुताबिक जिस तरीके की कार्रवाइयाँ रियासतों में होनी चाहिए, वो बीजेपी के बरसरे इक़्तिदार रियासतों में वो कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। हम रुख करते हैं बिहार का, जहाँ पर तेजस्वी यादव ने राघोपुर से जो है अपना पर्चे नामजदगी आज दाखिल किया है और उनके साथ जो है आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। हालांकि इंडिया ब्लॉक में अभी सीट शेयरिंग का जो मामला है, सीटों की तकसीम का मामला है, वो क़तइयत नहीं पाया है। कांग्रेस भी जो है अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है मुसलसिल, और फिर आरजेडी की जानिब से भी नामों का ऐलान किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो है एनडीए में जिस तरीके का खलबली मची हुई है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसी तरीके का माहौल इंडिया ब्लॉक में भी जो है सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, जिस तरह एनडीए में जो चीज़ें गड़बड़ थी, हमने देखा कि पहले, अभी भी हम इससे पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग की गई है, उसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों ने 101 सीट पे हामी भरी थी। लेकिन अब नीतीश कुमार को शायद लग रहा है कि वो हमने गलती कर दी है, जिसका पछतावा उनको हो रहा है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी चीज़ वहाँ जो थी वो मांझी, चिराग पासवान और कुशवाहा वाला मामला था। कुशवाहा नाराज थे, उनको कल दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली बुला करके उनको लॉलीपॉप दिया गया कि आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा और आपके एक लीडर को एमएलसी बना दिया जाएगा। वो चुप हो गया, कहना ठीक है, मुझे जितनी सीट मिली है मैं उतनी सीट में राजी हूँ। दूसरी चीज़, मांझी ने भी इनडायरेक्टली हामी भरी दी है, चिराग पासवान ने हामी भर दी, लेकिन चिराग पासवान अभी फिर फंसे हुए हैं। रीज़न ये है कि जेडीयू ने उनकी कुछ सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए। 6 सीटों पर आज जेडीयू ने उनके चिराग पासवान को जो सीटें दी गई थी, वो 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया ब्लॉक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी वहाँ 60 से ज़्यादा सीटें मांगना चाह रही है, जो आरजेडी नहीं देना चाह रही है। आरजेडी वहाँ पे एक अच्छी तादाद में चुनाव लड़ना चाह रही। साथ ही आपके ये भी देखिए कि आपके साथ वीआईपी जो मुकेश साहनी की पार्टी वो भी है और कुछ वाम पार्टियाँ भी आपके साथ हैं। उन सबको मिला करके आपके पास सीटें कम बच रही हैं। लेकिन एक अहम चीज़ और है कि अगर हम बात करें तो कल एक और गठबंधन बन के सामने आया है, जिसका नाम है जीडीए गठबंधन जो है, उसमें आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण वाली एक पार्टी है, एक स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, तीसरी पार्टी जो है वो AIMIM है। और ये लोग जो हैं कुल 64 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 35 सीटों पे MIM चुनाव लड़ेगी, 25 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पे स्वामी प्रसाद मौर्य वाली पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब ये भी देखना अहम है कि ये जो गठबंधन नया बना है, ये किसका नुकसान ज़्यादा करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर दो चीज़ें हो सकती है। इससे पहले भी जो है कुछ इलाकाई सियासी जमातें MIM के साथ हाथ मिलाई थी और उन्हें बड़ा शदीद नुकसान हुआ था। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि शजर ममनुआ है सियासत, तो वो शजर ममनुआ जो है इस फिलहाल बिहार में का जो रोल है वो अदा हो सकता है। हमें इशारा मिल रहा है, हमारी गुफ्तगू को बिल्कुल ख़त्म करना है, समेटना है। यहाँ पर मैं 2 अहम खबरें हैं जिस पर मैं तस्करा करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। एक खबर तो ये है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो है प्रियांक खरगे जो है, जो हमारे मल्लिकार्जुन खरगे AICC सुप्रीमो जो है उनके फर्जंद है और वो वजीर भी है, मिनिस्टर भी है वो कर्नाटका के। उन्होंने चंद दिन कबल सिद्धारामैया हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि कर्नाटका में RSS की सरगर्मियों को बैन कर दे, बंद कर दे, उन्हें ममनुआ करार दे। उनके उस ऐलान के बाद जो है आज अचानक से ये खबर आ रही है कि प्रियांक खरगे को जो है एक हिंदी ज़बान में धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। उन्हें धमकियां दी गई हैं कि इस तरीके के बयानबाजी से वो गुरेज करें और वरना उन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। और एक ख़बर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, दावा फिर दोबारा पेश किया है कि
वाइट हाउस में नरेंद्र मोदी ने इस बात का तयक़ुन दिया था, इस बात का वादा किया था कि वो रशिया से तेल ख़रीदना बंद कर देंगे। उनके इस दावे के बाद से जो है हिंदुस्तान की जो सियासत में बड़ी खलबली मची हुई है। ख़ारिजी वजारत जो है वो भी अपनी वजाहतें बयान कर रही है इस मामले पर, और जो है राहुल गांधी भी एक 4 नुकाती 5 नुकाती सवालात पर मुश्तमिल ट्वीट उन्होंने नरेंद्र मोदी से किया है। क्या उन्होंने अपने इस ट्वीट में ये कहा है कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से खौफज़दा हो गए हैं, क्या वो खौफ में आकर इस तरीके का बयान दिए हैं, क्या कौमी मफादात जो है मुल्की मफादात से बढ़कर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है, इस तरीके के सवालात उन्हें किए हैं। बारहा डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को ज़ेर करने के लिए नित नए दावे वो करते आ रहे हैं। उन्होंने हालिया दिनों में पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, जब वो मदऊ के किए गए थे वो, और जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उन्हें भी आसिम मुनीर, उन्हें भी मदऊ किया गया था पाकिस्तान वाइट हाउस को। और जब वाइट हाउस में वो वापस आकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप की तारीफ करने के बाद वापस जब गए तो मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शहबाज शरीफ की सताइश करते हुए कि जंग बंदी का जो मामला हुआ, 2 बड़े ममालिक न्यूक्लियर ममालिक को जंग करने से रोक दिया और लाखों जानों को बचाने का हमने काम किया है। पाकिस्तान हालांकि 7 जो जंगी तैयारे हिंदुस्तान के मार गिराया था। इस तरीके के दावे जो है मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिंदुस्तान की चाइना और रशिया से जो बढ़ती क़ुर्बत है उससे बड़े खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।